स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी है जिनमें दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है, मैं ये 3 पार्ट आपको करके दिखाऊंगी तो आप कैपेबल होगी इस फर्स्ट पार्ट को परफॉर्म करने में। तो आप इन 3 पार्ट पे बहुत ही ढंग से फोकस करिएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी इन इक्वेशन के और उसके हिसाब से फिर इन्हें ग्राफ पे डिपिक्ट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो हमारी पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाऊंगी और इस बॉक्स को आप ढंग से समझिएगा क्योंकि ये आपके आगे वाले सारे लीनियर इक्वेशंस वाले उसमें हेल्प करेगा। ये वही तरीका है जो मैंने आपको पीछे सिखाया 4.2 में एक्सरसाइज में कि x की वैल्यू कुछ पुट करनी है और y की वैल्यू हमारी कुछ निकल के आ जाएगी। तो मैं मान लेती हूँ मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी इस इक्वेशन में तो मेरे पास y की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई। अब ये देखो माइनस वाई इक्वल टू 2 है, इस माइनस वाई को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2 को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, माइनस का 2। यहाँ पर लिख देती हूँ माइनस का 2 वैल्यू आ गई। अब मैं y की वैल्यू को 0 मान लेती हूँ, मैंने मान ली y की वैल्यू 0। अब जब मैं y की वैल्यू को 0 मानूंगी इस गिवन इक्वेशन में तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर मेरी x की वैल्यू आ गई 2। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट निकल के आए, इन कोऑर्डिनेट्स को बहुत ही ध्यान से लिखना है यहाँ पर। तो पहला कोऑर्डिनेट मेरा निकल के आया 0, -2 और दूसरा कोऑर्डिनेट निकल के आया 2, 0। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मेरे को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर ग्राफ बनाती हूँ। x की वैल्यू मैक्सिमम प्लस का 2, y की वैल्यू मैक्सिमम 0 और माइनस का 2, राइट। तो यहाँ पर ये 1, ये है 2, यहाँ पर 1 2, -1 माइनस का 2, -1 माइनस का 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। तो ये रहा वो कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लिख दो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और इसे थोड़ा सा डार्क कर दो। फिर अगला है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर से एक लाइन पास करा दो। ये जो लाइन है ये इधर भी जाती रहेगी और जिन जिन पॉइंट्स को क्रॉस करती जाएगी वो सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन लिख दीजिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और ये इक्वेशन इस लाइन के ऊपर लिखना कंपलसरी आपके लिए। ये हमने इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वेशन को ही तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था और हमने कैसे करा, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया। ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। जब हमने इन दोनों कोऑर्डिनेट में से एक लाइन पास कराई वो जैसे जैसे इस ग्राफ में जहां तक जाती रहेगी और जिन जिन पॉइंट्स पे क्रॉस करती रहेगी वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी हम दोबारा एक बॉक्स बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगी, ये चीज मैंने परफॉर्म करके दिखाई है, आप लोगों को परफॉर्म कर करके प्रैक्टिस करनी है, ये चीज करके देखनी है ताकि आपकी y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू गलत ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने x और y इस वाले बॉक्स में रखा। x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये पूरी 0 हो गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 3। तो ऐसा करते हैं y की वैल्यू 1, नहीं फिर वो रेशनल में आ जाएगी। x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 3। तो ये आ गए मेरे दो कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन वाला और एक आ गया मेरा 1,3 वाला, है ना। इसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें या डिफरेंट बनाए, चलो हम एक अलग ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पर इस अलग ग्राफ में इस सेकंड वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुआ हमारा ओरिजिन, ये 1 2 3 -1 -1 -2, यहाँ पर आया प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। ओरिजिन होता है जहाँ x की भी वैल्यू 0 हो, y की भी वैल्यू 0 हो, ये रहा वो 0,0, राइट। अगला है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये रहा वो पॉइंट जहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 है।
इस 3 को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अब इन दोनों पॉइंट में से क्या करना है, एक लाइन पास करा देनी है। इस लाइन पे इस इक्वेशन को लिख देना है, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारी इक्वेशन इस लाइन के ऊपर लिखी गई। रिप्रेजेंटेशन हो गया थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट का देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपको ये सारे पार्ट समझ में आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब फोर्थ पार्ट को और देख लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 3 = 2x प्लस में y, राइट। यहाँ पर हम दोबारा इस चेम्बर को बनाएंगे। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर x और y, x की वैल्यू जैसे ही मैंने 0 रखी, अब पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आया, 3 = 2 × 0 प्लस में y। तो y की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, y, क्योंकि ये तो 0 बन गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 3। y की वैल्यू को अब हम 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो रेशनल फॉर्म में आ गई, 3/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इस वैल्यू को हम अवॉइड करते हैं, कुछ और वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, y की वैल्यू 0 ना रखकर पूरी वैल्यू आए, ताकि मेरे को ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम ना आए, ऐसा रखते हैं। x की वैल्यू ही दोबारा रख देते हैं। x की वैल्यू हम रख देते हैं 2। तो हमने जब x की वैल्यू 2 रखी तो हमें नजर आया ये बन गया 4, और यहाँ ये प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई -1। तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू -1 आ गई। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ये है 0, ये है 1 2 एंड 3, 1 2 3, -1 -2 -1 -2। अब यहाँ पर देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, पहला कोऑर्डिनेट है 0,3, और फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -1। तो 0,3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो वो कोऑर्डिनेट हो गया ये वाला, 0,3 आ गया। अगला कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ये वाला। तो यहाँ पर आ गया हमारा ये कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। इन दोनों में से हम एक लाइन पास करा देंगे, और ये लाइन सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, जो है हमारी 3 = 2x प्लस में y वाली इक्वेशन। इसका भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि फर्स्ट पार्ट आपने किस तरीके से करा। आप उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे कमेंट सेक्शन में टैग करके भी भेज सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू दिस कोऑर्डिनेट। और उसके बाद हमें ये बताना है क्या इस पॉइंट से काफ़ी सारी लाइन्स पास कर सकती है और क्यों कर सकती है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान से समझिए यहाँ पर, कि जब मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाती हूँ और उसमें कहीं भी एक कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहीं भी एक कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया 3,3 पे यहाँ पर कर दिया, राइट। तो क्या इस इक्वेशन, इस पॉइंट में से मैं इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास नहीं करवा सकती। इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारी लाइंस जिनकी इक्वेशन अलग अलग होगी, वो एक ही कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई भी हो रही होंगी। तो ये चीज़ समझ लीजिए, इस सिंगल पॉइंट से जो है इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस सेटिस्फाई कर सकते हैं इस पॉइंट को। इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड which will satisfy this coordinate। तो इस कोऑर्डिनेट को काफ़ी सारी इक्वेशंस जो है सेटिस्फाई कर सकती है। अब नेक्स्ट है, हमें बताना है इस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके 2 इक्वेशन बनानी है। 2 इक्वेशंस या फिर 2 सच एग्जाम्पल्स आर, 2 सच एग्जाम्पल्स आर, जो मैं अभी बताऊंगी। अब देखिए, मैं 2 और 14 आना चाहिए मेरा रिजल्ट। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो मेरे y की वैल्यू 14 बन के आनी चाहिए, राइट। तो यानी कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरे y की वैल्यू 14 आ जाए, 7 से। 7 × 2 = 14, यही चीज है।
2 वैल्यू है x की, तो 2 की जगह x रख दो। 14 वैल्यू निकल के आ रही है y की, तो 14 की जगह y रख दो। इक्वेशन बन गई, आसान है। 7x माइनस में y इक्वल टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन बना के दिखाऊं। अब देखिए ध्यान से, 14 राइट, y की वैल्यू 14 है। y की वैल्यू 14 को मैं किससे डिवाइड करूं कि x की वैल्यू 2 निकल के आ जाए? 7 से, लेकिन वो यही वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब आप दूसरी चीज समझिए कि 2 को सपोज मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 6 जा 12 होता है। अब मैं 12 को 14 बनाने के लिए यहाँ क्या ऐड करूं? 2 और ऐड कर दूं और यहाँ पर लिख देती हूँ y। अब जब मैंने इसे सॉल्व करा तो यहाँ आया 12 प्लस में 2 इक्वल्स टू y, 14 इक्वल्स टू y। यही चीज बन के आ गई। तो यानी कि y की वैल्यू सही मेरी 14 आ रही है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद 14 आंसर आ रहा है। ये मैंने 2x माना है, ये 2x, इसे x मत मानना, मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ हो उसे x मानना। तो यहाँ पर 6x प्लस में 2 इक्वल्स टू 14 की जगह रख देते हैं y। ये भी एक इक्वेशन बन के आ गई। ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये भी उस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूंगी तो y की वैल्यू डेफिनेटली 14 बन के आएगी, राइट। तो ये दो हमारे ऐसे सच एग्जाम्पल हो गए जो इस कोऑर्डिनेट से 2 लाइन पास कर सकती है। वैसे इस कोऑर्डिनेट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास कर सकती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन की लाइन पे लाई कर रहा है, इन्होंने बोला है कि ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के अंदर इस इक्वेशन की लाइन बनाई गई है, उस लाइन पे कहीं ये पॉइंट है, तो यानी कि ये पॉइंट की जो वैल्यू है x और y की वो इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा इसे, है ना। यही बात है। तो अब हम आगे देखते हैं। ऐसा करते हैं, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। अगर ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख देती हूँ, दैट इज ये इक्वेशन बन के आएगी कुछ इस तरीके से। और हमारी सिंपली a की वैल्यू निकालनी थी हमें इस इक्वेशन से, तो हमारी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 3 जा 12। यहाँ पर आया 3a प्लस में 7, प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 12 में से 7 माइनस करे तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 5। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 3, a की हमारी सिंपली वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में भी कि एक कोऑर्डिनेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपको उस इक्वेशन में एक जो आर्बिटरी कांस्टेंट है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, उसकी वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। एक टैक्सी है जो एक शहर में चलती है, उसका एक नियम है, वो कैसे अपने चार्जेस लेती है। पहले 1 किलोमीटर का उसका फिक्स चार्ज है 8 रुपये लेगी, और फिर आने वाले सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए, यानी कि जितने भी किलोमीटर हुए, तो पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये लेगी। और मान लीजिए टोटल डिस्टेंस उसने चला है x किलोमीटर, टोटल उसने पैसे लिए y, तो इसकी आप एक लीनियर इक्वेशन बनाओ और इसका एक ग्राफ भी रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो हमें ऐसा करना है। सबसे पहली बात कि टोटल डिस्टेंस टैक्सी ने कितना चला? x किलोमीटर चला, राइट। यहाँ पर ये मैं छोटी सी एक अपनी ऑटो रिक्शा बना देती हूँ। तो इस टैक्सी ने जो है पहला जो है 1 किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस लिए होंगे? 1 किलोमीटर के लिए चार्जेस लिए होंगे 8 रुपीज। और आने वाले बचा हुआ किलोमीटर का डिस्टेंस कितना रहा? x किलोमीटर टोटल था, उसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर दिए तो x माइनस 1 हो गया ना, x माइनस 1 किलोमीटर। इसके लिए उसने कितने चार्जेस लिए? 5 रुपीज पर किलोमीटर के उसने चार्जेस लिए होंगे। तो टोटल कितना बचा? टोटल कितना रुपीज बन गया? किराया y रुपीज टोटल किराया बन गया। तो टोटल फेयर कितना हो गया? टोटल फेयर के y रुपीज हो गए। इसको इक्वेशन में कैसे करेंगे? तो जरूर इसने कुछ इस तरीके से लिया होगा। पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए, फिर प्लस में x माइनस 1 का जो डिस्टेंस बच गया उसके हिसाब से पर किलोमीटर के 5 रुपए, है ना। तो टोटल उसका किराया बन गया y रुपीज। यही चीज है,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज गिवन है आपको स्टेटमेंट में, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, क्योंकि ये तो दे ही रखा है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर। लेट द टोटल फेयर y रुपीज बन गया, ये भी दे रखा है, टोटल फेयर y रुपीज बन गया। हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो आप डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हो कि पूरा डिस्टेंस x किलोमीटर था, पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगे, बचा हुआ x माइनस 1 किलोमीटर बच गया ना, एक किलोमीटर के लिए 5-5 रुपए। अब तो इतने कंप्लीट किलोमीटर के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। जब दोनों को मैंने वैल्यू को प्लस करा, 8 किलोमीटर सॉरी 1 किलोमीटर के 8 रुपए और बाकी के जो भी 5 रुपए के हिसाब से है, तो टोटल किराया y रुपीज बना। इक्वेशन क्या बन के आ गई, सिंपल हो गया ना, 8 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 5 इक्वल टू y। माइनस का 5, 8 में से -5 गए, कितना गया, कितना बच गया, प्लस का 3, तो 5x प्लस में 3 y की इक्वल हो गया। क्या ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन बन के आ गई जिसकी डिग्री 1 है? हाँ जी, ये लीनियर इक्वेशन बन के आ गई और ये 2 वेरिएबल में बन के आई। अब क्या कहा है, लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाना तो मैंने अभी आपको सिखाया ही था, क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो हम x और y के दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगी तो y की वैल्यू डायरेक्ट 3 आ जाएगी, है ना। अब जब मैं y की वैल्यू नहीं ऐसा करते हैं, x की वैल्यू हम रख देते हैं 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 + 3 8। ये आ गए हमारे दो कोऑर्डिनेट, पहला आया 0,3 और दूसरा आ गया हमारा 1,8। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो मुझे y पे 8 जरूर रिप्रेजेंट करना है। इस ग्राफ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा प्लीज। ये हो गया हमारा 0, x की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 ही है, 1 2 3 तक कर देते हैं। माइनस में तो कुछ ऐसी वैल्यूज आई ही नहीं है हमारी, तो प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो गया हमारा एक कोऑर्डिनेट 0,3। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई हमारी 8, तो एक हो गया कोऑर्डिनेट ये 1,8। इन दोनों में से हमने लाइन पास कराई तो वो कुछ इस तरीके से पास हो गई, और इस लाइन के ऊपर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी हमारी, कौन सी, 2x नहीं 5x प्लस में 3 इक्वल टू y। यही वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी। ये हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें आपको एक लाइन दिखा रखी है और इस पे 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इन 3 कोऑर्डिनेट की जो है एक ही लाइन से पास कर रहे हैं, तो हमें बताना है इस लाइन की इक्वेशन क्या है। इन 4 पार्ट में से एक सही है जिसपे मुझे टिक लगाना है। टिक द करेक्ट वाला ही एक तरीके से हो गया, चूज द ऑप्शन वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये तीनों के तीनों जो है कोऑर्डिनेट उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर एक भी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं करता तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट है -1,1 0,0 1, -1। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं तो क्या मेरे y की वैल्यू 1 आ रही है? यहाँ पर तो नहीं आ रही, तो यानी कि पहला ही कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो पहला ही कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आगे वालों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। अगला देखते हैं, x + y पहला कोऑर्डिनेट है। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखती हूँ और y की वैल्यू +1 रखती हूँ तो क्या वो 0 के इक्वल आ जाएंगे? बिल्कुल, 1 रुपया था, 1 रुपए की चीज खा ली तो 0 = 0। पहला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं और y की भी वैल्यू 0 रख दूं, क्या वो 0 के इक्वल आएंगे? हाँ, वो 0 के इक्वल आएंगे। तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई कर दिया इसने, तो है ना। पहला कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा कोऑर्डिनेट भी। तीसरा कोऑर्डिनेट और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं और y की वैल्यू -1 रख दूं तो क्या ये 0 के इक्वल होंगे? हाँ बिल्कुल, ये भी 0 के इक्वल होंगे। तो इसने तो तीसरा भी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर दिया। अब क्या करना है, यही हमारा आंसर होगा, नीचे वालों को चेक ही नहीं करना, क्योंकि इन 4 ऑप्शन में से आपकी एक ही इक्वेशन ऑफ द लाइन हो सकती है। एक ही लाइन बनी हुई है, एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और वो इक्वेशन ये है। यहाँ पर आगे ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है।
तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, वर्क डन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जहां पर फोर्स कांस्टेंट है, इसे एक्सप्रेस करना है एक इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल की हो, ग्राफ भी बनाना है सेम के लिए, और जो वो कांस्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू 5 यूनिट लेनी है, और ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ में से ही रीड करना है कि अगर 2 यूनिट हुई हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो वर्क डन कितना होगा, 0 यूनिट हुआ हमारा डिस्टेंस ट्रेवल तो वर्क डन कितना होगा। ध्यान से समझिए इसे, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगी आपको समझ में आता रहेगा। पहले बोला है वर्क डन ऑफ अ बॉडी, तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ लेट द वर्क डन ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू कैपिटल W, वर्क डन का सिंबल, और लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, उस बॉडी से डिस्टेंस ट्रेवल कर, उस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसे मैं x मान लेती हूँ, या फिर आप डिस्टेंस का d भी ले सकते हैं, ठीक है, स्मॉल d या कैपिटल D जो लेना चाहे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ये वर्क डन जो है एक बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो ही तो एक कांस्टेंट फोर्स आ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाया तो एक कांस्टेंट फोर्स आ गई डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई में, ये मेरा फॉर्मूला बन के आ गया है। यहाँ पर ये 2 वेरिएबल्स है बेटा, यहाँ पर x और y वेरिएबल ना लेकर मैंने w और d को वेरिएबल ले लिया है। आप इनकी जगह x y लिखोगे, इसको मैं x मान लेती हूँ, इसको मैं y, तो मैं कहूंगी x इज द वर्क डन ऑफ द बॉडी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और x इक्वल्स टू फोर्स और y। f क्या है, कांस्टेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू 5 यूनिट ही लेनी है, तो f कांस्टेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू लेनी है हमें 5 यूनिट्स, और यहाँ ये इक्वेशन बन के आ गई। यहाँ पर तो आपको इक्वेशन लग रही होगी, बट यहाँ ये इक्वेशन नहीं लग रही क्योंकि वहां मैंने x और y यूज कर रखे हैं। मैं जनरली इसे ऐसे बनाती हूँ क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है, आप अगर क्लास 9th की फिजिक्स में पढ़ेंगे तो, ठीक है, साइंस की में, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। ये मेरी इक्वेशन बन के आ गई, आप चाहे इसे इक्वेशन बोलो या फिर इसे इक्वेशन बोलो, ठीक है, बात एक ही है। इक्वेशन बन के आ गई तो अब क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है फॉर द सेम। ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ की इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर तो W की वैल्यू कुछ रखेंगे तो D की वैल्यू कुछ निकल के आएगी। इस वाली इक्वेशन को कर लेते हैं। X की वैल्यू जब मैंने 0 रखी, X की वैल्यू 0, F की वैल्यू तो है ही 5, तो D यानी कि डिस्टेंस यानी कि Y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, Y की वैल्यू भी 0 ही निकल के आ गई। 5y इक्वल टू 0, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 0 डिवाइड एनीथिंग रिमेन्स 0, y की वैल्यू 0 आ गई, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,0, सही है। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x की वैल्यू रख देती हूँ मैं 5। जब मैंने x की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू 5 रखी और मैंने यहाँ देखा फोर्स 5 है, डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 5 डिवाइडेड बाय 5, तो डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू आ गई 1, सही है। तो ये इक्वेशन बन गई, 5 कोऑर्डिनेट बन गया 5,1। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे इरेज कर देती हूँ, आप इसे, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसे नोट करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में मैंने इसे किस तरीके से सपोज कर लिया, x इक्वल्स टू एफ वाई की तरह। अब यहाँ मैं ये ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, जीरो 1। जब मैंने ग्राफ बनाया तो यहाँ पर मैं ये x एक्सिस को डिनोट कर रही हूँ, यानी कि वर्क डन को डिनोट कर रही हूँ। इस पूरी की पूरी लाइन पे वर्क डन है, राइट। और इस y एक्सिस पे मैं डिस्टेंस को डिनोट कर रही हूँ। किसको डिनोट कर रही हूँ, डिस्टेंस को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब 0,0 कोऑर्डिनेट थे तो वो यहाँ पर आए, और 5,1 कोऑर्डिनेट थे, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, तो वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया
5,1 ये आ गया 0,0। इन दोनों में से जब मैंने लाइन पास कराई तो वो कुछ इस तरीके से पास हुई, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से पास हो गई लाइन। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ग्राफ की मदद से आप ये बताइए जब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस चला तो जब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस चला तो हमारा वर्क डन कितना हुआ। जब हमारे डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुए बॉडी से 2 यूनिट्स का तो कितना वर्क डन हुआ। तो यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि 2 पर हमारा जा ही नहीं रहा, यहाँ पर है कहीं पर। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से ही। अगर मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि y की वैल्यू 2 यूनिट है और f तो कांस्टेंट फोर्स 5 है ही, तो मेरे वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 10 यूनिट्स। कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट्स। तो आप इसे किस तरीके से लिख के दिखाओगे? आप यहाँ पर लिख के दिखा देना प्रॉपर कि फर्स्ट पार्ट में जब मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स होगा तो मेरा वर्क डन कितना निकल के आएगा। इक्वेशन के हिसाब से आपका वर्क डन 10 यूनिट्स निकल के आएगा। ठीक है, 10 निकल के आएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, जब मेरा डिस्टेंस 0 यूनिट होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। यहाँ पर हमने ग्राफ की हेल्प से बता दिया, जब डिस्टेंस 0 यूनिट्स होगा तो वर्क डन हमारा 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। बट इसमें एक ही चीज़ थी कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट थी कि इक्वेशन बनाना मुश्किल हो जाए, बच्चा समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी है कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर आ जाएगी। ये भी इक्वेशन है। अगर आप वर्क को x लेते हो, d को y लेते हो, तो वो ऐसे भी बन के आ सकती है। ग्राफ बना सकते हो कोऑर्डिनेट निकाल कर, और फिर आप बता सकते हो अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क कितना निकल के आया, डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क कितना निकल के आया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट 100 रुपीज़। दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ताकि अर्थक्वेक के विक्टिम्स को हेल्प मिल सके। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। आप ले सकते हैं कि मान लीजिए यामिनी ने x रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं और फातिमा ने y रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं। हिंट दे दी इन्होंने तो, और इसकी ग्राफ भी बनानी है। सबसे पहले ये बताओ 100 रुपये में कहाँ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हम किसी अर्थक्वेक विक्टिम का सहारा दे पाएंगे, पर उस समय भाई 100 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलो अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जैसे पढ़ा, तो हम मान लेते हैं लेट द यामिनी कॉन्ट्रीब्यूशन, यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं कितना है, x रुपीज़ है, और फातिमा का कॉन्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं कि y रुपीज़ है। तो दोनों ने मिलकर कितने रुपए कंट्रीब्यूट करे पीएम रिलीफ फंड में? दोनों ने 100 रुपये, यानी कि x और y दोनों रुपीज़ को जोड़ूंगी तो 100 रुपीज़ आएगा। ये तो मेरी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब मुझे इसे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया ना तरीका। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि x और y यहाँ पर वैल्यू बड़ी निकल के आएगी। उसकी भी ट्रिक है। मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 50 मान ली, तो यहाँ प्लस का 50 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 50 आ गई। अब मान लीजिए कि मैं y की वैल्यू कुछ मान लेती हूँ, y की वैल्यू 0 मान लेती हूँ, x की वैल्यू 100 आ गई। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे ग्राफ पे। हम ग्राफ में डिफरेंस ही 50-50 का ले लेते हैं, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो x के ऊपर लिया है हमने वही y लाइन के ऊपर लेना है, ये चीज याद रखिएगा। पहला कोऑर्डिनेट है 50,50, तो जो यहां लाई करेगा। दूसरा कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0, तो वो ये वाला कोऑर्डिनेट है। तो लाइन किस तरीके से यहाँ पर कट डाउन करेगी, वो कुछ इस तरीके से कट डाउन करेगी, राइट। और यहाँ पर हमारी ये लाइन इक्वेशन लाइन बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ग्राफ भी बना दिया। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू 100 आएगी, तो यानी कि ये लाइन 100 पे से क्रॉस कर रही है। जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगी तो x की वैल्यू 100 आएगी, 100 पे से क्रॉस कर रही है।
और जब मैं इसकी वैल्यू 50 रखूंगी तो दोनों की 50-50 वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी क्रॉस कर रही है। ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इस ग्राफ को। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जैसे कि कंट्री है यूएसए और कनाडा, वहां पर जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट्स में मापा जाता है, जबकि इंडिया में वो सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ पर इन्होंने एक इक्वेशन दे दी किसी भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू को सेल्सियस में कन्वर्ट करने की या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की। ये एक इक्वेशन है, ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पार्ट में बोला है कि ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आप एक्स एक्सिस के ऊपर सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट को। तो यानी कि एफ की जगह वाई रख दीजिए और सी की जगह एक्स रख दीजिए, राइट। और इसकी हमें अब इक्वेशन बनानी है, तो ये होगा हमारा 5 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हुआ, यहाँ पर रहा y, यहाँ पर आया 9x प्लस में 32 के नीचे 1 था ना, तो एलसीएम लिया 5, नीचे पूरे के 5 आया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। अब ये 5 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन मेरी प्रॉपर बन के आई है 5y इक्वल टू 9x प्लस में 160। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो यानी कि ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ सकती हूँ। आप x और y के कोऑर्डिनेट निकालिए और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके मुझे दिखाइए, ठीक है। आप उसकी पिक खींचकर कमेंट में भी टैग करके आप मुझे भेज सकते हैं। अब हम डायरेक्ट सेकंड पार्ट पे जाते हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में ही हम ये ग्राफ प्लॉटिंग वाला काम कर रहे हैं, तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ सकती हूँ। सेकंड में है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन्होंने सेल्सियस में दे दिया, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन यही है हमारे पास, ये हमारे पास सुप्रीम इक्वेशन है जिसमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 30 है, प्लस में 32। ये हुआ 5 1 जा 5 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 32, दैट इज 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा टेम्परेचर आ गया फ़ारेनहाइट के अंदर। ये चीज़ आपकी इक्वेशन हो गई सॉल्व। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रही है, थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कहता है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर इन्होंने फ़ारेनहाइट में दे दिया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस में बताना है। F इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस प्लस में 32। फ़ारेनहाइट की जगह यहाँ पर 95 रख देते हैं वैल्यू, प्लस 32 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सी, राइट। 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए, दैट इज 6, 63। अब यहाँ पर है 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सी, 5 यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ आ गया डिवाइड में, डिग्री सेल्सियस में आएंगे। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 5 7 जा 35, तो 35 डिग्री सेल्सियस हमारे टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी डिग्री सेल्सियस में। ये चीज़ हो गया हमारा आंसर। अब पार्ट फोर्थ देखते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 0, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और अब देखिए फोर्थ पार्ट को आप लोगों को करके दिखाना है, क्योंकि ये दोनों पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया है। एक बार क्या करना है, टेम्परेचर को 0 फ़ारेनहाइट मानकर डिग्री सेल्सियस में निकालना है, और एक बार टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस मानकर फ़ारेनहाइट में निकालना है, ठीक है। ये दोनों ही निकाल लोगे आप। और व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो यही करना है, एक बार फ़ारेनहाइट में निकालना है, एक बार सेल्सियस में। अब हम फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं, लास्ट बट इम्पॉर्टेंट। इज देयर अ टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर है क्या जब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। अब ऐसा कब होगा, देखिए ये बोल रहे हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो सेम मैं मान लेती हूँ, दोनों को x मान लेती हूँ। इक्वेशन जो है उसमें f की जगह x रख देती हूँ और c की जगह भी क्या रख देती हूँ, x रख देती हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे हम दोबारा, 9x प्लस में 160 डिवाइडेड बाय 5, और ये है x, ये हो गया 5x इक्वल्स टू 9x प्लस में 160, 5x उधर जाके माइनस में,
प्लस का 160 इधर आके माइनस का 160 हो जाएगा, तो 9x, ये आया यहाँ पर माइनस में 5x, ये बना प्लस का 4x, यहाँ है 160 माइनस का, वो भी 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। तो अब जब हम देखेंगे 4 1 जा 4, 4 जा 16 और एक 0, तो -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट रखो। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट रखोगे तो सेल्सियस की वैल्यू भी -40 डिग्री आएगी, -40 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री वैल्यू आएगी। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की दोनों की सेम वैल्यू आएगी। ये चीज इंपॉर्टेंट थी और इस ट्रिक से करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप चेक करते 1 रख के देखते 2 रख के देखते तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, यही समझना था। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है। इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।